आइए सीधे शुरुआत करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं जिसने आजकल दुनिया भर के पेशेवरों की नींद उड़ा रखी है। 2026 का यूएस वीजा परिदृश्य अब पूरी तरह से बदल चुका है। जो प्रक्रिया पहले ही काफी मुश्किल थी, वो अब लिटरली एक ऐसे ऑब्स्टिकल कोर्स में तब्दील हो चुकी है जिसे पार करना हर दिन और भी कठिन होता जा रहा है। नए नियम, लंबे बैकलॉग्स और बेहद सख्त सोशल मीडिया वेकिंग ने आवेदकों के सामने ऐसी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं जो पहले कभी नहीं देखी गईं। तो आज हम इन सभी बदलावों को बारीकी से समझेंगे। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम इस जानकारी को 6 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, 2026 का नया वीजा परिदृश्य। दूसरा, वेज वेटेड H-1B लॉटरी। तीसरा, DS-160 सोशल मीडिया ट्रैप। चौथा, स्टैंपिंग बैकलॉग का संकट। पांचवा, थर्ड कंट्री प्रोसेसिंग का खत्म होना। और आखिर में छठा, वीजा सर्वाइवल की रणनीतियां। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, 2026 का नया वीजा परिदृश्य। अगर हम पिछले एक साल में आई पॉलिसीज पर नजर डालें तो ये बदलाव किसी तेज रोलर कोस्टर से कम नहीं लगते। इन्होंने ग्लोबल मोबिलिटी के पुराने नियमों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। ध्यान दीजिए, जून 2025 में अचानक F, J और M वीजास के लिए सोशल मीडिया वेटिंग शुरू हो गई। सितंबर 2025 आते आते तीसरे देश में वीजा प्रोसेसिंग पर लगभग पूरी तरह रोक लगा दी गई। फिर दिसंबर 2025 में इस वेटिंग का विस्तार H-1B और H-4 वीजास तक कर दिया गया। और अब फरवरी 2026 में एक बिल्कुल ही नया वेज वेटेड H-1B लॉटरी सिस्टम लागू होने जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि पुराने तरीके अब काम नहीं आएंगे। हमें एक बेहद सतर्क रणनीति की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, वेज वेटेड H-1B लॉटरी। 27 फरवरी 2026 से H-1B कैप सिलेक्शन प्रोसेस अपना रूप बदल रहा है। अब तक होता यह था कि H-1B का चयन किस्मत के भरोसे था, एक रैंडम लॉटरी जहां सबकी संभावना लगभग बराबर थी। लेकिन अब किस्मत की जगह पैसा बोलता है। नया वेज वेटेड सिस्टम सीधे तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के प्रिवेलिंग वेज लेवल पर निर्भर करता है। यानी आवेदक को जो सैलरी ऑफर की जा रही है वही तय करेगी कि उसके सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं। नए नियम का गणित सच में बिल्कुल साफ है। हायर वेज लेवल का सीधा मतलब है लॉटरी में ज्यादा एंट्रीज। अगर ऑफर की गई सैलरी लेवल 4 पर आती है तो सिलेक्शन पूल में सीधा 4 एंट्रीज मिलेंगी। लेवल 3 के लिए 3 एंट्रीज, लेवल 2 के लिए 2 और सबसे नीचे लेवल 1 के लिए सिर्फ 1 एंट्री। तो प्रैक्टिकली जितनी ज्यादा सैलरी ऑफर होगी, चुने जाने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ये वाकई एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ ज्यादा सैलरी ऑफर करने से खत्म नहीं होती। USCIS ने इस नए सिस्टम में प्रोसेस इंटेग्रिटी नाम का एक नया फोकस जोड़ा है। ये बेहद सख्त नियम है। USCIS अब गहराई से जांच करेगा कि रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयर का LCA और पेटिशन में SOC कोड एकदम आपस में मैच करते हैं या नहीं। काम करने की जगह और वेज लेवल बिल्कुल मेल खाने चाहिए। अगर किसी ने सिर्फ लॉटरी जीतने के लिए सैलरी बढ़ाकर दिखाई और बाद में डिटेल्स मैच नहीं हुई तो फ्रॉड के तहत पेटिशन तुरंत रद्द कर दी जाएगी। अब आते हैं तीसरे और काफी डरा देने वाले पॉइंट पे, DS-160 सोशल मीडिया ट्रैप। फॉर्म भरने का वो पड़ाव अब एक खुली सुरंग यानी माइनफील्ड बन चुका है। अब जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक गलती है जिससे सीधा आजीवन यानी लाइफ टाइम वीजा बैन लग सकता है? क्या वो कोई गलत स्पेलिंग है या कोई गलत तारीख? जी नहीं, वो है पिछले 5 सालों की सोशल मीडिया हिस्ट्री छुपाना। अगर कोई अकाउंट डिलीट भी कर दिया गया है तो भी उसे लिस्ट करना अनिवार्य है। अगर आवेदक के पास अकाउंट्स मौजूद हैं और फॉर्म पर नाम लिख दिया गया तो इसको सीधे तौर पर तथ्यों को झूठा पेश करना माना जाता है और इसका अंजाम सीधा लाइफ टाइम बार हो सकता है। ये अब कोई चूक नहीं, एक बड़ा जुर्म माना जाएगा। नए वेटिंग रूल्स कहते हैं कि आवेदकों को अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को इंटरव्यू से पहले पब्लिक करना ही होगा। वीजा ऑफिसर्स अब सचमुच में आवेदक के फॉर्म्स की उनके ऑनलाइन पोस्ट से तुलना करते हैं। और हां, ये सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम की बात नहीं है। रेडिट, ट्विच, आस्क FM जैसे प्लेटफॉर्म्स भी इसमें शामिल हैं। असलियत तो ये है कि 2025 में भारत के एक F1 स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए 221G रिफ्यूजल थमा दिया गया क्योंकि उसमें अपना रेडिट अकाउंट फॉर्म में डिस्क्लोज नहीं किया था। ऑफिसर्स सब पहले से जानते हैं, इसलिए कुछ भी छुपाना भारी पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर, स्टैंपिंग और बैकलॉग संकट। लॉटरी जीतने और फॉर्म भरने के बाद अगली सबसे बड़ी बाधा होती है वो फिजिकल वीसा स्टैंप हासिल करना। बस कुछ स्क्वायर इंचेस का ये पेपर
आज पूरी दुनिया के वर्कफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बन चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया वेटिंग की वजह से अब हर इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। अधिकारियों को स्क्रीन पर पब्लिक प्रोफाइल्स चेक करने पड़ते हैं, जिससे रोजाना होने वाले इंटरव्यूज की संख्या लगभग आधी रह गई है। इसका मानवीय प्रभाव कितना गहरा है वो इस रेडिट कमेंट से बिल्कुल साफ हो जाता है। कॉन्सुलेट के कैलेंडर्स अब 18 महीने आगे तक खिसक गए हैं। लोगों को अभी से नवंबर 2027 के स्लॉट्स मिल रहे हैं। आवेदक यूएस में फंसे हैं। वे अपने देश वापस आकर परिवार से नहीं मिल सकते क्योंकि लौटने के लिए वीज़ा स्टैम्प चाहिए जो मिल नहीं रहा। ये सच में एक सुनहरी हथकड़ी यानी गोल्डन हैंडकफ्स जैसी स्थिति बन गई है। 5वां पॉइंट, थर्ड कंट्री प्रोसेसिंग अब लगभग खत्म हो चुकी है। पहले बैकलॉग से बचने के लिए लोग कनाडा या मेक्सिको जाकर वीज़ा स्टैंप लगवा लेते थे, लेकिन सितंबर 2025 में आई नई पॉलिसी ने ये रास्ता भी बंद कर दिया। नए नियमों के अनुसार अब सभी आवेदकों को अपने होम कंट्री में ही वीज़ा इंटरव्यू के लिए आना होगा। अगर कोई आवेदक अपने निवास वाले देश के बाहर इंटरव्यू शेड्यूल करने की कोशिश करता है तो उसे क्वालिफाई करने में सीवियर डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। इसने सबको वापस उन्हीं लंबी होम कंट्री क्यूज में धकेल दिया है। इस नियम में एक्सेप्शंस सिर्फ उन गिने चुने देशों के लिए हैं जहां यूएस एम्बेसी रूटीन वीजा सर्विसेज नहीं दे रही है। उदाहरण के लिए रशिया के नागरिक अस्ताना या वॉर्सो जा सकते हैं, ईरान के नागरिक दुबई या बुर्किना फासो के लोग लोमे। क्योंकि यहां यूएस रूटीन प्रोसेसिंग बंद है, इसलिए इनको छूट मिली है। बाकी सभी के लिए तीसरे देश का विकल्प अब इतिहास बन चुका है। आखिरी और छठा पॉइंट, वीजा सर्वाइवल की रणनीतियां। तो इतनी सारी परेशानियों के बीच आखिर रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स इन मुश्किलों से निकलने के लिए कुछ ठोस सर्वाइवल टैक्टिक्स सुझाते हैं। सबसे पहले प्रोसेस इंटीग्रिटी मेंटेन करें। हर डॉक्यूमेंट का आपस में 100% मेल खाना जरूरी है। दूसरा, ध्यान दें कि ड्रॉपबॉक्स वेवर्स अब बहुत सीमित हैं। ये सिर्फ उनके लिए हैं जिनका पिछला वीज़ा 12 महीनों के अंदर एक्सपायर हुआ हो। तीसरा सबसे प्रैक्टिकल सुझाव ये है कि फिलहाल किसी भी गैर ज़रूरी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से बचें। और चौथा, अप्रैल 2026 में शुरू होने वाले स्टेट साइड रिन्यूअल पायलट प्रोग्राम पर नज़र रखें। इससे बिना यात्रा किए यूएस के अंदर ही वीज़ा रिन्यू करने की कुछ राहत मिल सकती है। एक और बहुत काम की लाइफलाइन है जिसे ऑटोमेटिक रीवैलिडेशन कहते हैं। अगर किसी को अर्जेंट काम से कनाडा या मेक्सिको जैसे आसपास के इलाकों में जाना पड़े और उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका हो, तो भी वे एक वैलिड I-94 फॉर्म के आधार पर 30 दिन से कम की यात्रा के बाद यूएस वापस आ सकते हैं। इसके लिए नए वीज़ा स्टैम्प की ज़रूरत नहीं होती। इमरजेंसी में ये नियम सच में किसी वरदान से कम नहीं है। तो इस विश्लेषण के अंत में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन कड़ी पाबंदियों और लगातार बढ़ते बैकलॉग्स के बीच ग्लोबल मोबिलिटी खुद को आगे कैसे ढालेगी? एक तरफ सोशल मीडिया की गहन जांच है और दूसरी तरफ सालों साल का वेट टाइम। आगे आने वाला समय पक्के तौर पर नई रणनीतियों और बेहद सतर्क प्लानिंग की मांग करेगा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि दुनिया भर के पेशेवर इन बदलावों का सामना आगे चलकर कैसे करते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।